बेटा, अब सब लोग इधर ध्यान दीजिए। अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है द कंसेप्ट ऑफ सूडो फोर्स। क्या है? द कंसेप्ट ऑफ सूडो फोर्स। सूडो सूडो वर्ड का मीनिंग होता है इमेजिनरी, है ना। दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, एक रियल फोर्स और एक इमेजिनरी फोर्स या सूडो फोर्स। अब ये दो टाइप के फोर्सेस, रियल फोर्स, सूडो फोर्स, ये क्या है? रियल फोर्स वो होते हैं जिनके सोर्सेस के बारे में आपको नॉलेज होता है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे तू प्लेन में जा रहा हो, वहाँ से तूने छलांग मार दिया, कहाँ गिरेगा? ज़मीन पे गिरेगा, है ना। एकदम बढ़ती हुई स्पीड से तो नीचे गिरेगा, एक्सेलरेटेड मोशन। मैं कहूँगा भाई मुझे एक बात बता कि ये जो फोर्स जनरेट हुआ है वो तुम नीचे की तरफ आ रहे हो गिरते हुए, किस चीज़ के कारण जनरेट हुआ है? ग्रेविटेशन के कारण, है कि नहीं? जो तुमको सोर्स के बारे में मालूमात है। फिर अगर मैं कहूँगा कि देखो ये एक मैग्नेट है और एक लोहे की स्ट्रिप है, ये मैं लोहे की स्ट्रिप को उसके पास रखूँगा, ये आगे चिपक जाएगा। मैं बोलूँगा भैया ये इसके पास आया, इसको फोर्स फील हुआ, ये आगे चिपक गया। मैं बोलूँगा ये कौन से फोर्स के कारण हुआ? मैग्नेटिक फोर्स के कारण हुआ, है ना। आप लोग ने एक गेम खेले होंगे बचपन में, वो सर पे स्केल को ऐसा घसे होंगे और पेपर के बिट्स को ऊपर उठाए होंगे। एनी आइडिया वो किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण होता है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण होता है। अगर आप जा रहे हो, मतलब आपको मैं घसीटते हुए लेके जाता हूँ कहीं से, तो आपके बॉडी पे जो ऐसा रगड़ होती है सरफेस की, तो उसका सोर्स आपको मालूम है कौन सा होता है? फ्रिक्शन फोर्स। तो ये सारे फोर्सेस के बारे में आपको सोर्स के बारे में नॉलेज है ना। अब कभी आप इमेजिन करो सूडो फोर्स जिसको फील सबने किया है, फील तो हर एक ने किया, आप लोग ने ऑलमोस्ट हर एक ने किया है। जैसे कि आप बाइक पर बैठे हो पीछे की तरफ, आपका दोस्त झटके से बाइक आगे ले जाता है, क्या होता है? पीछे की तरफ झटका लगता है ना, पीछे यूँ ऐसा। या फिर ट्रेन में जाते जाते आपने देखा, वो नोटिस किया, और ट्रेन में जा रहे और आखिरी में जब ट्रेन रुकती है तो सब लोग पैसेंजर थोड़ा सा आगे जा रहे, होता है ना ये। तो अब यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूंगा कि यहाँ जो फोर्सेस लग रहे हैं बॉडी पे, उसको सोर्स क्या है? कौन सा फोर्स है वो? ग्रेविटेशन है, ये है, वो है, कौन सा है? 4 फंडामेंटल फोर्सेस पढ़े थे ना आपने, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर। कौन सी कैटेगरी का है? आप एक भी कैटेगरी का नहीं बता सकते उसको, है ना। ग्रेविटेशनल जब ग्रेविटी रिस्पॉन्सिबल हो, मगर ये तो जब ग्रेविटी नहीं है तब भी होता आपको फील। आप स्पेस में बैठे हो, रॉकेट के ऊपर बैठे हुए मान लो, है ना, ग्रेविटी का नामो निशानी है, रॉकेट झटके से आगे कितने हैं? अच्छा ठीक है, तो ग्रेविटी, जैसा कि आप स्पेस में बैठे हो जहाँ ग्रेविटी का नामो निशान नहीं है, चलो जल्दी अंदर चलो, दरवाज़ा बंद करो, और आपका रॉकेट अचानक से आगे निकलता है, वहाँ पर भी आपको ऐसे पीछे की तरफ झटका लगेगा। तो सूडो फोर्स तो वहाँ पर भी लगा, है ना। अगर सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी नहीं है, और कोई किसी ऑब्जेक्ट पे आप बैठे हुए हो जो एकदम झटके से आगे निकलती है, आपको अगेन पीछे की तरफ फोर्स फील होगा, तो वहाँ पर भी कहा जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो मतलब ये कहा जाता है सूडो फोर्स असल में ऐसे फोर्सेस होते हैं जिनके सोर्सेस का नॉलेज नहीं होता आपको, किसका सोर्स क्या है। बात समझ रहे क्या आप? इसके सोर्स का नॉलेज नहीं, इसीलिए तो कहा गया इमेजिनरी, है ना। जिसके बारे में कहाँ से आया, कैसे पैदा हुआ, कैसे तो पता चल जाता, मगर इसका सोर्स क्या है उसका कोई नॉलेज नहीं, तो उसे हम लोग कहते हैं इमेजिनरी फोर्स, यानी कि सूडो फोर्स। आपको याद होगा हम लोग जब रिलेटिव मोशन 1D और 2D में पढ़े थे, मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक कंसेप्ट बताया था। याद है ये वर्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस? कि पहली बार सुन रहे? पहली बार सुन रहे क्या? सुने तो होंगे कम से कम। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन बताएगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है? चलो देखते हैं कौन बताता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा। 1 मिनट दिया सोचने के लिए, सोचो।
चलिए बताइए। एग्जैक्ट इंग्लिश की डेफिनेशन तो चाहिए नहीं, आप इन जनरल उसका सादी भाषा में बोले तो चल जाएगा मुझको। बिल्कुल सही, किसी चीज़ के अकॉर्डिंग आसपास के चीज़ों को आप दूसरी चीज़ों को अब ऑब्जर्व करते हैं, सराउंडिंग को अब ऑब्जर्व करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। याद होगा मैंने कहा था कि कोई चीज़ ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है, ये असल में डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। अभी मैं कहाँ पर खड़ा हूँ? ग्राउंड पे। प्लेटफॉर्म तो छोड़ो, अभी का क्या बोलेंगे, ग्राउंड पे। अगर आप मोशन में हैं तो मुझे आप मोशन में नज़र आओगे, है ना। क्यों? कि मैं और आप सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं, ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं। अभी फ़िलहाल आप रेस्ट पे हो, मैं भी रेस्ट में हूँ, मगर कोई एस्ट्रोनॉट हमें अगर ऊपर से देख रहा है तो हम उसको मोशन में नज़र आएंगे। क्यों? क्योंकि वो स्पेस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देख रहे हैं हमको, हाँ या ना। ट्रेन का एग्जाम्पल में, ट्रेन में पैसेंजर एक दूसरे के सामने बैठे रहते सीट पर, है ना। मान लो अपन ये ट्रेन में बैठे हुए, थोड़ी देर के एग्जांपल कर लो, मान लो कि ट्रेन में बैठे हुए अपन, है ना। आप यहाँ पर सीट्स पर बैठे हो, मैं यहाँ पर खड़े रहकर ट्रेन में भी पढ़ा रहा, है। बोले इतना चुल बोले कि अभी भी ट्रेन में भी पढ़ा रहे, है ना। तो अब ऐसा इमेजिन करो कि भैया मैं ट्रेन में बैठा हुआ हूँ या खड़ा हुआ हूँ, हम एक दूसरे को देख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि आप भी रेस्ट पर है और आपके मुताबिक मैं भी रेस्ट पे हूँ, है ना। क्यों? क्योंकि हम कहाँ पर हैं? ट्रेन में हैं। तो हम एक दूसरे को किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं? ट्रेन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, है ना। तो हम दोनों के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ? ट्रेन। मगर अमजद बाहर खड़ा हुआ है प्लेटफॉर्म पे यूँ करते हुए, है ना। अब ट्रेन आगे निकल रही है, वो हाथ हिला रहा है यूँ, अमजद बाय 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 करके, है ना, अल्लाह हाफिज़। तो अब ऐसा है कि चलो ठीक है, अब अमजद के लिए हम कौन सी मोशन में आ गए और अमजद भी हमारे लिए मोशन में आ गया, क्योंकि भैया हम देख रहे हैं अमजद को अकॉर्डिंग टू द ट्रेन। टेंशन मत लो यार, तुम अच्छा ही बोला तुम्हारे को। तो भैया अब अमजद को हम जो देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रेन देख रहे हैं, ट्रेन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देख रहे हैं। आई बात समझ में आपको? तो वही होता है कि आसपास की चीज़ों का आप किसके फ्रेम ऑफ उसमें देख रहे हैं, फ्रेम नज़रिए से देख रहे हैं। बाइक पर आप बैठे हो तो बाइक आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगी, कार में बैठे हो तो आप कार आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा, आप ट्रेन में बैठे हो तो ट्रेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा, बस में बैठे हो तो बस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो जाएगी। बात समझ में आ रही ना, है ना। तो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो असल में ये दो कैटेगरीज में बटे हुए हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो कैटेगरीज में बटे हुए हैं। एक कहलाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक कहलाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ बॉडी को रियल फोर्सेस फील होते हैं, जिसमें बॉडी को सिर्फ और सिर्फ रियल फोर्सेस फील होते हैं। तो मैं यहां लिख सकता हूं, इट एक्सपीरियंसेस ओनली रियल फोर्सेस। वो सिर्फ और सिर्फ रियल फोर्स फील करेगा। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा, एक तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक तो वीक न्यूक्लियर फोर्स। वो सिर्फ और सिर्फ रियल फोर्सेस को फील करेगा। फिर बोले नॉन इनर्शियल फ्रेम को किसको कहते हैं? इट एक्सपीरियंसेस इट एक्सपीरियंसेस रियल एज वेल एज सूडो फोर्स। ये आपका रियल फोर्स के अलावा यहां पर आपको सूडो फोर्स भी फील होगा। रियल फोर्स के अलावा आपको सूडो फोर्स भी फील होता है यहां पर। बात समझ में आ रही क्या? इनर्शियल फ्रेम में आपको सिर्फ और सिर्फ रियल फोर्सेस फील होते हैं और नॉन इनर्शियल में रियल के साथ साथ सूडो फोर्स भी फील होंगे। अभी अभी मैंने क्या बोला कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है ना, जिसके अकॉर्डिंग आप दुनिया को देख रहे हैं, है ना। अगर मान लो थोड़ी देर के ये जो रूम है ये मूवेबल ऑब्जेक्ट जैसा बन गया,
ये रूम के नीचे चक्के लगे हुए हैं, है ना, ये आगे पीछे कहीं भी घुमा के लेके जा सकते अपन, है ना। मेरा मन करे मैं बालापुर ले जाके पढ़ा सकता तुमको, है कि नहीं, आगे बालापुर बोले, है ना। तो अब ऐसा है भैया, बात ऐसी हो रही है कि हम लोग, क्या हुआ, ठीक है, चल इधर ध्यान। तो हम ये बात कर रहे हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जिसके अकॉर्डिंग हम दुनिया को देख रहे हैं। अब ऐसा है कि अगर सपोज करो आप कार में बैठे हुए, कहाँ बैठे हो, कार में, और कार आपके लिए क्या बन जाएगा फिर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब आसपास की चीज़ों को कार के मुताबिक देखेंगे, कार के मुताबिक। अगर कार रेस्ट पे है, अगर कार रेस्ट पे है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में, मैं भाई बात को गौर से सुन लो, मैं ओरल में पूछूंगा आपसे, अगर कार रेस्ट पे, अगर कार रेस्ट पे हो या फिर यूनिफॉर्म मोशन, या फिर यूनिफॉर्म मोशन, तो भैया यहाँ पर आप मानते हैं कि वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। क्या में है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्योंकि अगर कोई कार रेस्ट पे है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है तो आपको कोई सूडो फोर्स फील नहीं होता। अगर तुम कार में बैठे हुए हो, तुमको अचानक झटका लगता है कैसे पीछे, वो अलग बात है, किसी ने जिन्नात विन्नात पकड़ के खींच डाला तो एक अलग बात है ना। मगर तुमको बैठे बैठे कुछ होता क्या, ऐसा एकदम सूडो फोर्स फील होता क्या, नहीं। हाँ, फिर अगर वही मैं बात बोलूँ कि चलो ठीक है, आप अगर लगातार एक ही स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो, है कि नहीं, एक ही स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो, तब भी तुमको कुछ फील नहीं होता। फील कब होता है, तुम झटके से जब आगे निकलते हो या झटके से रुकते हो। ये जो वर्ड है झटके से आगे निकलना, झटके से रुकना, इसी को इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोलते हैं, है ना। झटका वर्ड बोलते हैं ना, झटके से निकल गया आगे, झटके से आगे तो उसको वर्ड को एक्सेलरेशन बोलते हैं, है ना। अब ज़्यादा ही झटके से आगे निकले गए मतलब ज़्यादा ही एक्सेलरेशन हो गया, थोड़ा कम झटके से आगे निकले तो मतलब क्या हुआ, वो कम एक्सेलरेशन हो गया। आई बात समझे आपको। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप झटके से आगे निकलते हैं तो आपको क्या फील होता है, आप पीछे की तरफ क्या फील होगा, सूडो फोर्स फील होगा। अगर आप खड़े हुए हैं, देखो एक हमारे को सीन याद है मेरे को एक अच्छे से, जब मैं आई थिंक एमएससी में था मैं, हाँ एमएससी में जब मैं था, मैं अकोला टू बालापुर उस वक्त अप डाउन कर रहा था, है ना। अब सिचुएशन ऐसी थी कि वहाँ पर कई सारे लोग अप डाउन करते थे और उसमें उसी वक्त वहाँ पर बालापुर के बहुत सारे गर्ल्स थे जो डीएड कॉलेज जाते थे, डीएड यहाँ का, अब वो साथ में अप डाउन करते थे। अब एक छपरी क्या हो गया, वो भाई थोड़ा इम्प्रेस करने के चक्कर में, पहले तो तेरे नाम जैसे बाल, दुबला पतला, मुंह में गुटका जमा हुआ और चश्मा ऐसा पहना हुआ एकदम। अब वो छपरी क्या करा, मैं वो सीन याद है अच्छे से, चलती हुई बस को ऐसा खड़ा हुई, अब बताने के चक्कर में कि भैया मेरे को मतलब मैं पकड़ नहीं रहा, बड़े शान से खड़ा, है ना। अब भैया मेरे को मालूम था ये गिरेगा, क्योंकि अपन तो ठहरे भाई फिजिक्स के स्टूडेंट, है ना। जैसी वहाँ याला के पास बस रुकी, धाड़, है ना, वो पूरा मुंह के बल गिरा, यूँ धाड़ कर गिरा तो गिरा, वो इतना उसका एटीट्यूड जबरदस्त, वो गिरा यूँ, वापस से खड़ा हो गया। तो भैया फिजिक्स का नॉलेज होना जरूरी है। तो भाई हमने ये देखा कि देखो अभी क्या हुआ, जैसी गाड़ी मोशन में थी और रुक गई, तब उसको फील हुआ, यानी कब, रिटार्डेड मोशन में। तो ये बात याद रखना कि आपको सूडो फोर्स कहाँ फील होता है, एक तो एक्सेलरेटेड मोशन या रिटार्डेड मोशन बोलेंगे, वहाँ पर फील होता है। तो वही बात हो रही बेटा, इधर ध्यान दो बेटा, कि जब हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दो कैटेगरी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ रियल फोर्सेस पे फोकस करते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रियल फोर्सेस के अलावा सूडो फोर्सेस पे मोशन फोकस करते हैं। अच्छा, रियल फोर्सेस कब माना जाता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। और ये कब माना जाता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन एक्सेलरेटेड और रिटार्डेड मोशन। ओके, तो ये हो गया हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। अब ऐसा है बेटा, हम जो प्रॉब्लम्स लेते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में एक सबसे इंपॉर्टेंट टूल जो है वो है फोर्स
आप फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं, जहाँ फोर्स आ गया वहाँ एक्सेलरेशन आ गया, और जहाँ एक्सेलरेशन आ गया वहाँ क्या आ गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ऐसा है, बात ऐसी है बेटा, हमको ये देखना है कि इतने सारे जो टॉपिक्स आप लगातार पढ़ते आ रहे हो वो सारे के सारे एक्सेलरेटेड मोशन के थे। अगर सारे के सारे एक्सेलरेटेड मोशन के थे तो सारे को सारों को क्या लग रहा हूँगा, सूडो फोर्स लग रहा हूँ। और अगर सबको सूडो फोर्स लग रहा होगा तो मेरे नज़रिए में बात आएगी कि मैं ये जानना चाहूँगा कि किसी ऑब्जेक्ट को कितना सूडो फोर्स लगता है, या किसी ऑब्जेक्ट को जब सूडो फोर्स लगता है तो उसके मोशन को मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा। तो हम कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग एक पुराने नज़रिए से सॉल्व करके देखेंगे जो पहले हम लोग ने कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। जो लॉज ऑफ मोशन के रूल्स थे हम लोग ने लिखाया था, वो कनेक्टेड मोशन के रूल्स मैंने लिखाया था, उसके अकॉर्डिंग करके देखूंगा, जो मैं कहूँगा कि मैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कैलकुलेट कर रहा हूँ। फिर हम उसी प्रॉब्लम को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के नज़रिए से भी देखेंगे कैलकुलेट करके, कि अगर मैं सूडो फोर्स को जानना चाहता हूँ या सूडो फोर्स के साथ पढ़ना चाहता हूँ, मैं सूडो फोर्स को के साथ उसको सब चीज़ों को कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका कैसा होगा, ये सारी चीज़ों हमको देखना है। चलो आगे बढ़ने से पहले आप लिख डालो, लिखो पहले, मैं हेडिंग जैसे मैं बोलता हूँ वैसे लिखो, पहले आप हेडिंग डाल दो सूडो फोर्स। रेडी, आगे लिखो। आप ऐसा क्वेश्चन के फॉर्म में लिख सकते हैं, व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिखो, व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, लिखो। A system of coordinate axis, a system of coordinate axis which defines the position of a particle, which defines the position of a particle or an event in 2 or 3 dimensional space, in 2 or 3 dimensional space, is called as frame of reference. Is called as frame of reference. फिर नीचे लिखो पैराग्राफ बना के, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैन बी क्लासिफाइड, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैन बी क्लासिफाइड as, frame of reference can be classified as, फिर ये बना लो ट्री डायग्राम। अमजद, ये एक डीपीपी होंगी नहीं की, इनके डीपीपी होंगी। लास्ट टाइम डीपीपी कौन सी थी? 5, 6 नंबर की डीपीपी होंगी। देखो
कल बांट दिए थे क्या? तुमको मिली थी क्या कोई? 5वीं है ना, अपन डिस्कस नहीं किया ना अभी वो। अच्छा वो सूडो फोर्स वाली है, वही है फिर ये वाली है वो APP। चलो लिखो, ले लेना। कल नहीं थे तुम? हाँ अमजद, इनको एक DPP देना होंगी तो। 2-3 लोगों को नहीं मिली, किसी से लेकर जेरोक्स करके दे देना अभी। ये लोग इधर आए थे डिस्कशन के लिए मेरे साथ, तो उनको नहीं मिली। ठीक हुआ, होते हुए आया। चलिए, बॉब बोले तो लोहे का गोला होता जिसको तार से आप लटका रहे, पेंडुलम के लिए होता है वो छोटा। तो सिचुएशन क्या है देखो, ट्रेन के अंदर उसकी छत से अपन ने एक बॉब को ऐसा लटकाया है और ट्रेन जो झटके से आगे बढ़ रही है, यानी एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रही है, जिसके कारण बॉब ऐसा थोड़ा पीछे से रख जाता है ना। और मान लो अगर ट्रेन का लगातार एक ही एक्सेलरेशन है, मतलब लगातार ट्रेन की स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है ना, और एक वैल्यू से बढ़ रही है, तो बॉब थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहेगा। तो वही बोल रहा है कि वो एंगल कितना रहेगा वो पता लगाओ। अब वो कैसे पता लगाएंगे, उसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो आप इस प्रॉब्लम को इनर्शियल फ्रेम में भी सॉल्व कर सकते हैं। इनर्शियल फ्रेम मतलब मान लो तुमको सूडो फोर्स का कोई नॉलेज नहीं, तुमको कनेक्टेड मोशन का नॉलेज है। उसको एकदम स्टार्टिंग में याद है अपन ने कुछ रूल्स लिखाए थे, एकदम स्टार्टिंग में मैंने लिखाया था कि भाई आइडेंटिफाई द सिस्टम, और जो जिस डायरेक्शन में उसका मोशन हो रहा है यानी एक्सेलरेशन हो रहा है उसको एक्स एक्सिस कंसीडर करके रखो। टोटल फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस को समेशन एफ एक्स को 0 मानो, ma मानो, और समेशन एफ वाई को 0 मानो। तो वही वाले रूल यहाँ पर फॉलो करेंगे अपन। देखो अब वही प्रॉब्लम्स को मैं दो तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये सॉल्व करूँगा इनर्शियल फ्रेम में। याद रखें जब आप इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व कर रहे हैं दैट मीन्स व्हाट,
कि आप सिर्फ रियल फोर्सेस पे फोकस करेंगे, उसमें कोई सूडो फोर्स नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, मैं कहूँगा ओके, तो ये हमारा बॉब है इस तरह से, और ये रस्सी है जो उसको ऊपर की तरफ रिजिड सपोर्ट की तरफ लटकी हुई है। अब इस पे लगने वाले सारे रियल फोर्सेस को बताओ, उसकी लिस्ट बनाओ कि बॉब यानी कि जो हमारा बॉब है उस पर कुल मिला के कितने रियल फोर्सेस लग रहे हैं। क्या लगता है कितने रियल फोर्सेस लग रहे हैं? एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, दूसरा टेंशन इन द स्ट्रिंग। वेरी गुड। तो दो और फोर्सेस है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है यानी कि इसको मैं वेट बोल सकता हूँ, और टेंशन इन द स्ट्रिंग दैट इज टी। ओके, थीटा। गौर से देखो बेटा, सब लोग फोकस इधर रखो। ये एंगल थीटा आया था, तो क्या मैं इस एंगल को भी थीटा लिख सकता हूं? अब ये टेंशन को मैं दो कंपोनेंट्स में बांटूंगा, ये रहेगा टी कॉस थीटा और ये रहेगा टी साइन थीटा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं टी साइन थीटा जो फोर्स है वो कौन से एक्सिस के अलोंग है? एक्स नंबर टी साइन थीटा एक्स एक्सिस के अलोंग है। टी कॉस थीटा वाई एम जी वाई, है ना। रूल के अकॉर्डिंग वो कनेक्टेड मोशन में जो अपन ने पढ़े थे, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा होगा उसी को क्या मान के चलो एक्स एक्सिस, और उस डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस है उनका सबका सम करो और मास इनटू एक्सेलरेशन से इक्वेट करो। तो याद होगा उसके हिसाब से, तो मैं समेशन एफ एक्स को एम ए से इक्वेट करूंगा। मैं बोलूँगा यार एक्स एक्सिस पे तो एक ही फोर्स है, वो क्या है? टी साइन थीटा। तो यानी मुझे टी साइन थीटा को एम ए से इक्वेट करना है। जी हाँ, आपको उसको एम ए से इक्वेट करना है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अच्छा ठीक है, फिर दूसरा रूल क्या था? दूसरा स्टेप में ये था कि जितने भी फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस है उनको ऐड करो और उसको जीरो से इक्वेट करो। तो समेशन एफ वाई इक्वल्स टू जीरो। अच्छा बोले टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस कितना है? फिर बोले टी कॉस थीटा माइनस एम जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फिर वो? जीरो। अच्छा, टी कॉस थीटा माइनस एम जी को क्या लिख सकता हूं मैं? टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी, है ना। तो बोले हाँ भाई, ये टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी लिखा जा सकता है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। फिर आगे क्या? अब 1 और 2 को डिवाइड करो। इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम ए अपॉन एम जी। एम और एम क्या हो गया? कैंसल। टी और टी क्या हो गया? कैंसल। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए बाय जी, यानी थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ ए बाय जी। आया समझ में? तो इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व करने का तरीका ये वही रूल है जो अपन ने कनेक्टेड मोशन के स्टार्टिंग में लिखे थे, वही है। आइडेंटिफाई द सिस्टम, हमने सिस्टम को आइडेंटिफाई कर लिए, कौन सा सिस्टम है? बॉब। फिर उसके बाद क्या था कि उसको देखो कौन से डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसको एक्स एक्सिस मानो, और उसको डायरेक्शन जो परपेंडिकुलर होगी उसको वाई एक्सिस मानो। मैं बोलूँगा उसको हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है तो इसको एक्स एक्सिस मानूंगा और इसको वाई एक्सिस। फिर आगे टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस सबका सम करो, जिसको अपन समेशन एफ एक्स बोलते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन से इक्वेट करो। हाँ जी, कर डाले। फिर टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस का भी सम करो और उसको जीरो से इक्वेट करो। आपको याद होगा ये चीज़ें मैंने सिर्फ स्टार्टिंग में किया था। मैंने बोला था इसका यूज़ नहीं आ रहा अपने को, तो उसको भी निगलेक्ट कर सकते हैं, मगर अब यूज़ आएगा इसका एन एफ वाई का। तो अब इस तरह से फिर आपने आगे सॉल्व किया। अब अगर मान लो मैं इसे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सॉल्व करना चाहता हूँ। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब मैं उसमें सूडो फोर्सेस को भी इंक्लूड करूँगा। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका कैसा होगा? क्या ये सेम तरीका होगा या कुछ अलग? जी नहीं, थोड़ा सा अलग होगा। बोले कैसा? देखो, नॉन इनर्शियल फ्रेम, ओके, नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब फिर से उस बॉब को कंसिडर करो। हाँ जी भाई, ये रहा रस्सी, उसका टेंशन T, उसका वेट mg। एज यू रिमेंबर
मैंने क्या लिखा था नॉन इनर्शियल फ्रेम में, उसमें रियल फोर्सेस के साथ साथ सूडो फोर्स भी होते हैं, है ना। और सूडो फोर्स हमेशा जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हुआ है आपका, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर ट्रेन झटके से आगे निकलती है, मतलब अगर एक्सेलरेशन ट्रेन का उधर है तो आपको पीछे की तरफ लगता है ना। ट्रेन अगर झटके से रुकती है तो उसका एक्सेलरेशन पीछे की तरफ होता है, तो आपको झटका सूडो फोर्स आगे की तरफ लगता है ना। तो भाई वही बात हो रही है कि हम क्या कह रहे हैं कि देखो भैया, इसको ट्रेन तो एक्सेलरेशन ए से आगे बढ़ी, तो यानी उसको जो सूडो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है ना। अच्छा ठीक है, किसी भी बॉडी का सूडो फोर्स निकालना है तो वो क्या होता है, किसी भी बॉडी का सूडो फोर्स निकालना है तो क्या होता है, तो उस बॉडी का मास ले लो, उस बॉडी का मास ले लो और पूरा सिस्टम का जो एक्सेलरेशन था उससे मल्टीप्लाई कर दो, पूरा सिस्टम का जो एक्सेलरेशन था उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो इस बॉडी का ये क्या हो जाएगा, सूडो फोर्स हो जाएगा। फिर से मैं बिल्कुल पहले की तरह इसको दो कंपोनेंट्स में बांटूंगा। ये थीटा हो जाता है तो मैं बोलूँगा ये टी कॉस थीटा और ये हो जाएगा आपका टी साइन थीटा। इजंट इट बेटा, है ना। दो कंपोनेंट्स में बांटा, मगर अब यहाँ मामूली सी बात अलग हो जाती है। पिछली बार जो समेशन एफ एक्स होता था, यानी टोटल फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता था, उसको आप मास इंटू एक्सेलरेशन से इक्वेट करते थे। ये बड़े गौर से सुनना, इससे पहले जो समेशन एफ एक्स होता था उसको मास इंटू एक्सेलरेशन से इक्वेट करते थे, मगर इस बार जो समेशन एफ एक्स होगा उसे आप जीरो से इक्वेट करेंगे। मतलब समेशन एफ एक्स को भी जीरो से इक्वेट करना है और समेशन एफ वाई को भी जीरो से इक्वेट करना है। तो मैं कहूँगा ठीक है, देयरफॉर समेशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू सूडो फोर्स और समेशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, और समेशन एफ एक्स कितना है, टी साइन थीटा माइनस सूडो फोर्स इज इक्वल्स टू जीरो, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ फिर टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू सूडो फोर्स, और टी साइन थीटा सूडो फोर्स कितना है, तो उस बॉडी का मास और उस बॉडी मल्टीप्लाई बाय उस बॉडी का एक्सेलरेशन। चलो इसे इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ मैं। और इसी तरह से समेशन एफ वाई को भी जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा, यानी कि टी कॉस थीटा माइनस एम जी इज इक्वल्स टू जीरो, देयरफॉर टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। ये क्वेश्चन नंबर 4। फिर उसके बाद दोनों को डिवाइड करो, तो टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम ए अपॉन एम जी। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन जी, दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ ए बाय जी। अब क्या सीखने को मिला, चाहे आप इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व करो या चाहे नॉन इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व करो, आपको आंसर वही मिलने वाला है, बस थोड़ा सा तरीका बदलने वाला है। इनर्शियल फ्रेम में समेशन एफ एक्स को एम ए से मल्टीप्लाई इक्वेट करना पड़ता है, और आपके नॉन इनर्शियल फ्रेम में समेशन एफ एक्स को जीरो से इक्वेट करना पड़ता है। आई बात समझे, लिखो फिर कल का प्रॉब्लम लूँगा मैं। अभी डीपीपी का आखिरी प्रॉब्लम बोला नहीं था मैंने, बाकी अभी प्रोटेक्शन है सब।
वाह, वाह,
चलो इधर ध्यान दो। तो इसमें ये बोला गया है, इस तरह का अरेंजमेंट है, एक स्मूथ सरफेस पर ये वेज, ये जो शेप का बॉडी है उसको वेज बोलते हैं, वेज रखा गया है। वेज का मास कैपिटल है और नीचे का एंगल जो है उसका थीटा है। उसके ऊपर एक रखा गया है ब्लॉक जिसका मास है स्मॉल है। अगर मैं इसको रख के छोड़ दूंगा तो आप सभी को मालूम है ये घसर के नीचे गिरेगा, घर 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 नीचे गिर जाएगा। अब ऐसा है कि मैं इसको फोर्स लगा रहा हूँ, अगर मेरा ये फोर्स कम हुआ तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, फोर्स कम हुआ तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा और ये तब भी नीचे गिर जाएगा, है ना। फोर्स बहुत ज़्यादा हो गया तो एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये नीचे गिरना छोड़ो पीछे चला जाएगा। तो अपने को ऐसा फोर्स लगाना है, यानी ऐसा एक्सेलरेशन लगाना है कि भैया ये ब्लॉक अपनी जगह पे रहे, ना नीचे गिरे ना ऊपर जाए, बराबर जाए वहीं रहे। यानी इसके हिसाब से देखा जाए तो ये कहाँ पर है, रेस्ट पे। अब ये कैसे पॉसिबल, उसका फोर्स कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे। देखो इधर हम लोग जानते हैं बेसिकली बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ, अगर मैं न्यूटन का सेकंड लॉ लगाऊं तो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज टोटल मास ऑफ द सिस्टम प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, है ना। अब टोटल मास ऑफ द सिस्टम, सिस्टम में ये दोनों भी आ गए, ये भी और ये भी। तो बोले भाई पूरी बॉडी पे जो फोर्स लगी, क्योंकि फोर्स तो दोनों पे लग रहा है ना, तो बोले भैया टोटल मास ऑफ द सिस्टम लगेगा मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। अब सवाल उठता है यार मेरे को किसी तरह से, देखो आप इसकी वैल्यू बदल नहीं सकते, ये दोनों कैसे है, कांस्टेंट है। आपको पता लगाना है ए की वैल्यू, कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि ये ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे रहे। अब ये कैसे पता लगाएंगे, तो देखो कैसे लगा सकते हैं। अब देखो इस बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस की लिस्ट बनाओ। अभी पहले अपन क्या करेंगे, इसको पहले आप इसको इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व करेंगे। मान लो थोड़ी देर के लिए आपको सूडो फोर्स का कोई नॉलेज ही नहीं है, ये पहली बार सुन रहे हैं आप सूडो फोर्स क्या होता है। तो अब ये इनर्शियल फ्रेम में कैसे सॉल्व करेंगे, तो बोले सबसे पहले तो मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा कि बोले भैया इसको कौन कौन से फोर्सेस लग रहे। तो मैं देखूंगा कुल मिला के दो फोर्सेस लग रहे, एक है उसका वेट mg और एक सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन। ऐसे सरफेस नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर होता है, तो सरफेस तिरछा है तो नॉर्मल रिएक्शन भी थोड़ा सा तिरछा रहेगा। तो मैं देखूंगा, देखो ये आपका वो मास है, उसको नीचे की तरफ लग रहा है उसका वेट mg और ऐसा नॉर्मल रिएक्शन कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर है सरफेस को, हाँ परपेंडिकुलर है। अब आगे क्या, देखो अब ऐसा है कि आप अगर देखेंगे कि ये यहाँ पर कौन सा एंगल थीटा होगा, अगर मैं ये देखना चाहूँ तो देखो भैया यहाँ पे ये देखो ये हो जा रहा है थीटा और ये सीधा जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 90। देखो गौर से, ये एंगल कितना है थीटा, तो ये एंगल कितना हुआ 90। अच्छा फिर उसके बाद मैं कहूँगा कि ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, साथ ही साथ ये भी एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा है एन कॉस थीटा। ये कैसे क्या रहा, एन कॉस थीटा तो ये होना चाहिए। एक मिनट को मैं गड़बड़ कर रहा हूँ कुछ, तभी एक थोड़ा उसमें लेना पड़ेगा अपने को बड़े उसमें उधर। ये मास है और ये है एंगल थीटा, तो ये हो गया आपका वेट mg और ये हो गया आपका नॉर्मल रिएक्शन। इसे दो कंपोनेंट्स में बांटेंगे आप, एक जाएगा पैरेलल और एक जाएगा सीधा परपेंडिकुलर, सरफेस को परपेंडिकुलर बराबर, ये इस तरह से। अब अपने को पता लगाना है कि इनमें से कौन सा एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है कि ये एंगल थीटा है, पता लगाना है। ओके तो देखो भैया सबसे पहले तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा।
अब अगर ये आपका देखो ये चीज़, ये लाइन और ये लाइन भी आपस में कैसी है, परपेंडिकुलर है ना। ये याद रखना कि ये एंगल कितना है, ये 90 डिग्री है। तो फिर मैं कहूँगा देखो ये कितना है वह, फिर जब ये 90 माइनस थीटा है तो फिर भैया ये भी क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा बाय एडजेसेंट एंगल थ्योरम। बोले ऐसे कैसे, देखो भैया ये जो दो लाइन होती है ये आपस में कैसी होती है, सेम। तो भैया ये 90 माइनस थीटा तो ये भी 90 माइनस थीटा। जैसे कि मैंने कहा था कि सरफेस को नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर होता है, ये सरफेस ऐसा है, हाँ तो सरफेस अगर ऐसा है तो ये भी डायरेक्शन सरफेस का ही हुआ। अगर सरफेस ऐसा है तो डायरेक्शन भी क्या हुआ, सरफेस का। ये लाइन इस सरफेस को परपेंडिकुलर है तो ये लाइन आपके इस चीज़ को भी क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो बोले ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब मुझे पता लगाना है कि ये एंगल कितना होगा, x। तो भैया देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रेट लाइन बनती है, तो x प्लस 90 माइनस थीटा, और स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री है ना। x प्लस 90 माइनस थीटा, जिसकी एंगल क्या होता है, 180 डिग्री। तो x प्लस 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 180 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो x माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 0। देखो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, थीटा। तो पता चला कि ये एंगल कितना है बेटा, थीटा है। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये क्या बनेगा, n cos थीटा, और ये वाला क्या बनेगा आपका, n sin थीटा। n ये परपेंडिकुलर होना ना रे आपस में, ठीक है, छोड़ जान दो, ये होगा n sin थीटा। तो भाई बात ऐसी है कि हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि नॉर्मल रिएक्शन है उसको दो कंपोनेंट्स में बांटेंगे। आप यहाँ पे ये एंगल थीटा आ रहा है तो फिर ये बनेगा n cos थीटा, और ये परपेंडिकुलर वाला बनेगा n sin थीटा। नहीं यार गलत कर रहा मैं, नहीं गलत हो रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ मैं, फिर से देखते हैं चलो। वेट mg नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, ये दो कंपोनेंट्स में बांटा। इधर था वो कंपोनेंट, इधर ले रहा मैं भी, हाँ जी। अब देखो ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। नहीं वो n cos थीटा नहीं है, देखते हैं रुको, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो देखो ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, ये लाइन को मैं इधर भी ले सकता हूँ। अगर ये 90 माइनस थीटा हुआ तो ये कितना हो जाएगा, थीटा।